जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हमारा यही क्लास सिक्स्थ की जो एनसीईआरटी की साइंस की जो सीरीज़ चल रही है वह को तीसरा चैप्टर चलेगा, चैप्टर 3। इस पार्ट का नाम है तंतु से वस्त्र तक। जो हम कपड़े पहने के रहे हैं, जो वस्त्र पहने के रहे हैं, वो सभी वस्त्र तंतु से मिलकर बने होते हैं। अब ये तंतु क्या हो रहा है ये अभी हम आगे बताएंगे तुम्हें। ये पहेली और बूझो है, ये एक तरह से विचार आया। पहेली और बूझो दो बच्चियां दे रखी हैं उन दोनों के मन में कि भाई ये जो कपड़े वगैरह हम पहनते हैं, वस्त्र खरीदने का निश्चय किया और कपड़े की दुकान पर वस्त्र खरीदने के लिए गए। तो उनके दिमाग में विचार आया कि भाई कपड़े कैसे बने होते हैं, कैसे बनते हैं, कैसे आते हैं, ये सब चीज़ें, शुरुआत कहाँ से होती है, पहले लोग क्या क्या पहने के रहे, तो ये सब विचार आया। तो उसी विचार के आधार पर ये पूरा पार्ट में बताया गया है कि कपड़े बनते कैसे हैं और पहले क्या क्या पहनते थे, क्या क्या डेवलपमेंट हुए। तो उसी विचार के आधार पर है, ठीक है। तो कह रहा कुछ वो एक दुकान पर गए, वस्त्र सामग्री की विस्तृत विविधता देखकर उलझन में फंस गए। कुछ कपड़े अथवा वस्त्र सूती थे, सूती कपड़े, और कुछ संश्लेषित माने कृत्रिम। जो कृत्रिम मतलब मैन मेड, जो मैन मेड मटेरियल के बने होते हैं। उसके पास ऊनी मफलर, शॉल, ऊनी कपड़े भी थे, सर्दियों के कपड़े, गर्मियों के कपड़े, हर तरह के कपड़े थे, ठीक है। कपड़ों की दुकान का भ्रमण करने के पश्चात उन्होंने आसपास के विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को ध्यान से देखना आरंभ किया। उन्होंने यह देखा बेडशीट, बिस्तर पर बिछाने वाली चादर। तो वो ये सब चीज़ें देख रहे थे कि दुकान में वो है, उनके घर में भी होगी कोई ना कोई बेडशीट, कंबल, पर्दे, मेजपोश वगैरह। ये जो कपड़े हैं, अलग अलग तरह के कपड़े, यहाँ तक कि उन्होंने अपने बस्ते, जो उन्होंने बैग पकड़े हुए थे, जो उनके बोरे थे, वो भी किसी न किसी प्रकार के वस्त्र से बने हुए थे। इन सभी वस्त्रों की पहचान सूती, ऊनी, रेशमी अथवा संश्लेषित मतलब कि कृत्रिम वस्त्रों के रूप में की थी, ठीक है। तो उनके दिमाग में तभी ये ख्याल आया कि इतने सारे वस्त्र हैं यहाँ पर, ये कैसे आते होंगे, कैसे ये बनते होंगे अलग अलग तरह के वस्त्र। तो आइए हम आगे देखते हैं। क्रियाकलाप की मदद से इन्होंने समझाया हुआ है कि आपके पास किसी दर्जी की दुकान का भ्रमण कीजिए, ठीक है। वहाँ से क्या एक छोटा सा ये कपड़े का टुकड़ा, वो लोग ये पहेली और बूझो या कोई भी क्रियाकलाप आप लीजिए, आप ये लेकर आ गए ये कपड़े का टुकड़ा, ठीक है। ये लिख रहा कतरन, कतरन मतलब कपड़े का छोटा सा टुकड़ा, कोई कपड़े की प्रत्येक कतरन स्पर्श करके उनके स्पर्श का अनुभव कीजिए। और दर्जी से पूछा भैया कि ये कौन से कपड़ा है, सूती है, रेशमी है, ऊनी, संश्लेषित, लेबल लगाना, कोई भी आप पूछिए उससे, वो बताएगा सूती है। तो इसने वही कहा है कि आप एक पेपर पे इसको चिपकाइए और उसके आगे लेबल लगा दीजिए कि सूती है, जैसा भी कपड़ा है। तो इन्होंने क्रियाकलाप बताया हुआ है, ठीक है। अब जब उन्होंने ये कपड़ा देखा तो उन्होंने उसको एनालाइज किया, तो पता चला कि यह एक सतत टुकड़ा प्रतीत होता है। अब इसे ध्यान से देखिए, सतत टुकड़ा मतलब कॉन्टिन्यू। देखिए सब कुछ एक पैटर्न में है, ये देखो एक पैटर्न बन रहा है, तो एक कॉन्टिन्यू उस पैटर्न में है ये कपड़ा। उसके बाद में इन्होंने दूसरा क्रियाकलाप कराया, दूसरी एक्टिविटी, सूती कपड़े का वही टुकड़ा चुनिए जिस पर आपने क्रियाकलाप 1 मतलब एक्टिविटी 1 में लेबल लगाया था, जो आप दर्जी के यहाँ से लेकर आए, ठीक है। अब इसमें इन्होंने क्या किया कि इसके एक सिरे से कोई एक ढीला धागा या तागा, धागा या तागा बोलते हैं इसको, धागा कोई तागा बोले करें, तुमने देखा हो घरन में भी बोल देख रहे हैं ना, तग्गा, तग्गा मतलब तागा, वही तागा है वो, ठीक है। तागा ढूंढने का प्रयास करें। यदि कोई ढीला तागा दिखाई न दे तो पिन अथवा सुई की सहायता से आप एक तागा धीरे धीरे बाहर खींच सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये कपड़ा था, इसमें से तागा निकाला, तो इन्होंने एक तागा अलग करके इसको बाहर खींच लिया, तो देखो ये अलग हो गया, ठीक है। तागों को एक साथ व्यवस्थित करने पर वस्त्र बनता है। ये तागे किससे बने होते हैं, मेरे दिमाग में यह है। अब इन्होंने देखा कि एक तागा निकाला, वो तागा निकल गया, इसी तरीके से बहुत सारे तागे निकल गए और ये जो वस्त्र का टुकड़ा था ये बहुत सारे तागों में बट गया। तो इसी आधार पर यह निष्कर्ष निकला कि जब ये तागे एक साथ एक व्यवस्थित क्रम में लगे थे, तब एक सतत व्यवस्थित क्रम में, तब वस्त्र बन गया। और जब हमने उस वस्त्र के एक एक तागे निकाल दिए तो वस्त्र खत्म हो गया, तागे तागे बन गए, ठीक है। तागे मतलब कि धागा। अब एक्टिविटी 3 क्या कह रहा है, तंतु। तंतु ये आ गया, तंतु अभी जिसका जिक्र किया था चैप्टर शुरू होते वक्त कि भाई तंतु से वस्त्र तक। तो तंतु क्या चीज़ होती है, पढ़ते हैं। कोई सूती कपड़ा लिया, उसमें से हमने कोई तागा निकाला, तागा निकालने के बाद में उसको इस तरीके से एक साइड से तो हमने
ऐसे पकड़ लिया टाइट, और दूसरी साइड से हमने उसे नाखून से खुरच के देखा। जब हमने उसको नाखून से खुरचा तो उस धागे के ऐसे अलग अलग ये बाल बाल से निकल आए। तो देखो यही ये कह रहा है कि तागे के दूसरे सिरे को इसकी लंबाई के अनुदिश नाखून से खरोचिए। इस सिरे पर यह देखते हैं कि तागा पतली पतली लड़ियों में विखंडित हो जाता है। ठीक है, ये तागा था, ये तागा लड़ियों में विखंडित हो गया। वो लड़ियों को इस तरीके से, मतलब एक ऐसे ऐंठन दी हुई थी तो वो तागा बन रहा था, उस ऐंठन को खोल दिया तो वो पतली पतली लड़ियों में विखंडित हो गया। ठीक है, अब देखो सुई में आप तागे को पिरोने या डालने का प्रयास करेंगे, तब आपने ऐसा ही परीक्षण किया होगा। कई बार जब सुई में धागा डाले करें तो वो धागा नहीं डलता और वो खुल जाता है, तो वैसे पतले पतले लड़ियों में बिखर जाता है। ठीक है, तागे की ये दिखाई देने वाली पतली लड़ियाँ, जो ये जो लड़ियाँ हैं, ये भी अलग से और अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, अब देखो ये तागा था, इस तागे को हमने एक साइड से ऐसे पकड़ा, ऐसे पकड़ लिया, और ऐसे दूसरी साइड से हमने नाखून से खुरच दिया, तो ये तागा पतली पतली लड़ियों में बिखर गया। अब ये जो पतली पतली लड़ियाँ हैं, ये फिर से और पतली पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती हैं। उन पतली पतली लड़ियों को ही हम तंतु कहते हैं, तंतु कहते हैं। ठीक है, वस्त्र तागों या धागों से मिलकर बनते हैं, तथा जो धागे होते हैं वो भी आगे तंतुओं से मिलकर बने होते हैं। ये तंतु कहाँ से आते हैं, अब ये सवाल है। ठीक है, अब देखो पहले हमने देखा वस्त्र, वस्त्र कहाँ से आए, वस्त्र आए तागों से मिलकर बने, और तागे कहाँ से आए, तंतु से मिलकर बने होते हैं। अब ये तंतु कहाँ से आए वो चीज़ हम आगे पढ़ेंगे, तंतु। ठीक है, वस्त्र तागों से मिलकर बने होते हैं और तागे तंतुओं से मिलकर बने हुए करें। कुछ वस्त्रों जैसे सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी वस्त्रों के तंतु जो होते हैं वो पादप या जंतुओं से प्राप्त होते हैं। पादप या जंतु, पादप मतलब पेड़ पौधे। ठीक है, इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। और कुछ जो है जो कि संश्लेषित, मतलब कि वो हो गए, क्या नाम है, कृत्रिम, जो अभी पढ़ा था कृत्रिम, कुछ कृत्रिम हो गए जो कि मैन मेड होते हैं, वो कृत्रिम हो जाते हैं। ठीक है, और कुछ ये सूती, जूट, रेशमी, ऊनी, ये सब पादपों से या जंतुओं से मिलकर बने होते हैं, इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि सूती, जूट या रेशमी या ऊनी वस्त्र किस प्रकार के वस्त्र के तंतुओं से बने होते हैं, तो ये प्राकृतिक तंतुओं से बने होते हैं। रुई तथा जूट मतलब पटसन पादपों से प्राप्त होने वाले तंतुओं के उदाहरण हैं। जो रुई हो गया और जूट, जो रुई आपने देखा हो, कपास की खेती होती है, राजस्थान में बहुत ज़्यादा हो रहा है कपास की खेती। ठीक है, कपास की खेती, और पटसन मतलब कि जूट, तो इन दोनों की भी खेती होती है। ये जो रुई और जूट, ये दोनों भी पादपों से प्राप्त होने वाले तंतुओं के उदाहरण हैं। ठीक है, रुई आपने देखा होगा, रुई के अंदर ऐसे ऐसे पतले पतले से लड़ियाँ होती हैं बहुत सारी, जो एक इनडेफिनेट मैनर, मतलब कि ऐसी रैंडमली एक दूसरे से जुड़ी हुई करें। ठीक है, तो वो जो रुई आती है, वो रुई वो पादपों से मिलती है, और जूट भी पादपों से मिलती है। जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं वो ऊन, भेड़ एवं बकरी की कर्तित ऊन से प्राप्त होती है। ऊन जो है, ऊन तो हो गया, और रेशम, ये दोनों जंतुओं से प्राप्त हो गए। और यहाँ रुई हो गया पादपों से प्राप्त। कपास की खेती होती है। ठीक है, एक जंतु मतलब रेशम, आपने सुना होगा, रेशम का कीड़ा है, उससे रेशम निकलता है, उससे रेशमी वस्त्र बनाए जाए करें रेशम के कीड़े से। ठीक है, कपास की खेती होती है, उससे रुई निकलती है। और कपास के अंदर जो बीज होता है, बीज, तुमने देखा हो किसी के घर में गाय भैंस वगैरह होंगी, तो जब वो गाय भैंस ब्याए करें तो उन्हें बिनोला खिलाया करें, बिनोना बोले करें, वो इसी का बीज होता है। कपास का जो बीज होए करे वो बिनोला ही होता है, होए करे। ठीक है, कपास का बीज। ठीक, अब देखो ऊन जो है भेड़ एवं बकरी की कर्तित ऊन से प्राप्त होती है। रुई तो हो गई हमें, रुई और जूट तो हो गए पेड़ पौधों से प्राप्त, और ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त हो गए। ऊन भेड़ से मिल गई, बकरी से मिल गई, कर्तित ऊन से प्राप्त होती है। इसे खरगोश, याक तथा ऊँट के बालों से भी प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो देखो क्या पढ़ा है इसमें कि जो ऊन है, ऊन किस किस से मिलती है, भेड़ से मिल गई, बकरी से मिल गई, ऊँट से मिल गई, ठीक है, याक से मिल गई, खरगोश से मिल गई, इनके बालों से भी ऊन बनकर तैयार हो करे। ठीक है, तो ऊँटों के बालों से भी प्राप्त करी जाए करे।
और रेशमी तंतु जो है, रेशम का जो तंतु, तंतु अभी बताया कि जो धागा होता है वो धागा भी अलग अलग क्या नाम है, स्ट्रिंग से बना होता है, लड़ियों से, और वो जो लड़ी होगी वो अलग और छोटी छोटी लड़ी से मिलकर बनी होगी। उन छोटी वाली लड़ियों को तंतु कह रहे हैं। और रेशमी जो रेशम के कपड़े के जो तंतु होंगे वो रेशम कीट, जिसको कोकून क्या कहा जाता है, कोकून से खींचे जाया करें। हजारों वर्षों तक वर्षों के निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंतुओं का उपयोग होता था। लगभग पिछले 100 वर्षों से ऐसे रासायनिक पदार्थों जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं होते, ध्यान से पढ़ना, रासायनिक अभी मैंने बताया, संश्लेषित मतलब कि कृत्रिम, तो ऐसे रासायनिक पदार्थ का जिनका स्रोत पादप, ना तो वो पेड़ पौधों से मिले हैं ना वो किसी जंतु से मिले हैं, उनसे भी तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है पिछले लगभग कुछ 100 सालों से। इन्हें संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। संश्लिष्ट तंतु मतलब कि कृत्रिम तंतु कह रहे हैं। पॉलिएस्टर, नायलॉन एवं एक्रिलिक संश्लिष्ट तंतुओं के कुछ उदाहरण हैं। ठीक है। अब ये कोई बूझो नाम से बच्ची है, संग्रहालय में देखें इन्होंने योद्धा पहनते थे, जो बड़े बड़े पहले युद्ध वगैरह में जाए करे योद्धा पहने करे, तो क्या वो भी किसी प्रकार के तंतुओं से बने हुए करें? इनने यूँ दिमाग लगाया भैया। चलो आगे देखते हैं। कुछ पादप तंतु, पादप मतलब ऐसे तंतु जो पौधों से मिले हैं, उनके बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं। रुई, रुई की बात करेंगे। अभी कभी तेल या लैंपों की बत्तियां बनाई हैं? आपने देखा होगा जो दिया, अभी दिवाली आ रही है, ठीक है, दिवाली में दिया बनाएंगे और उसमें बत्ती लगा के उसमें तेल भर दे करें और उसमें आग जला करें। तो ये जो बत्ती हो करे यू काय की बने करे? रुई की। ठीक है। तो रुई कभी तेल या के लैंपों के लिए बत्तियां बनाई हैं? बत्तियों बनाने के लिए क्या करेंगे, क्या उपयोग, कैसे लेंगे? रुई का उपयोग और कहाँ कहाँ हो सकता है? एक तो भाई बत्तियां बनाने के लिए हो जाएगा, एक जो हमारे गद्दे हुए करे हैं, बेड जिन पर हम सोए करे हैं, उनमें भी रुई भर देख रहे हैं, रजाइयों में, अथवा तकिए जो हुए करे हैं तकियों में भी भर देख रहे हैं। कुछ रुई लीजिए, इसे खींचकर पृथक कीजिए, इसके किनारों को ध्यान से देखिए। आपने क्या प्रेक्षण किया? छोटी छोटी पतली लड़ियों जिन्हें आप देख रहे हैं कपास तंतुओं से बनी हैं। ठीक है, वही ये कह रहा है कि जो रुई है, ये रुई है कोई, इसको खींचा हमने तो इसके अंदर पतली पतली सी ऐसे लड़ियाँ टाइप की निकली आई। ठीक है, ये भी कपास तंतु से बनी है। तंतु, कपास तंतु मतलब कपास की, कॉटन की खेती हुई करे ना, कॉटन, रुई मतलब कॉटन, अंग्रेजी में कॉटन कह रहे हैं यार। ठीक है, तो रुई कहाँ से आती है? इसे खेतों में उगाया जाता है साधारणतः। जनरली क्या है, ये रहा, कपास के पौधे वहाँ उगाए जाते हैं जहाँ की मृदा काली हो या तथा जलवायु उष्ण हो। उष्ण जलवायु कहाँ मिलेगी आपको? राजस्थान के अंदर। तो हमारे राजस्थान में बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रुई या कपास की खेती करी जाए करे। ठीक है, क्या आप ऐसे कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहां हमारे देश में कपास की कृषि की जाती है? हाँ बता सकते हैं, राजस्थान ही हो गया एक तो, राजस्थान। कुछ इलाका जो राजस्थान से सटा हुआ है वो हरियाणा में भी होती होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। कपास पादप के फल कपास गोलक लगभग नींबू की माप के होते हैं। जो कपास का जो पौधा होता है उसके फल, ये फल हैं कपास गोलक, लगभग नींबू की माप के होते हैं। क्या होगा कि कपास का पौधा है ये, ठीक है, इसके आगे यहाँ फल लगे रहे। अब एक चीज़ ध्यान रखना, कपास के पौधे से जो कपास निकलता है, जो रुई निकलती है, वो कपास के पौधे से फल के रूप में प्राप्त करी जाए रहे। ठीक है, फल, इसमें से, इसमें क्या होगा, यहाँ एक फल टाइप का लगेगा बंद। जब वहाँ रुई, इसकी माप लगभग नींबू के माप का होगा। जब ये रुई बन जाएगी तो ये फूल जो है, जो ये फल है, वो अपने आप फट जाएगा और इसमें से सफ़ेद सफ़ेद रुई ऊपर इस तरीके से बाहर निकल आएगी। ठीक है, पूर्ण परिपक्व होने के बाद बीज टूटकर खुल जाते हैं तथा अब कपास तंतुओं से ढके बिनौले, ये रे बिनौले, कपास के बीज बोले रहे हैं, मैंने बताया था ना अभी, बिनौले जो गाय वगैरह को भी खिला देख रहे हैं। तो कपास तंतुओं से ढके बिनौले कपास बीज को देखा जा सकता है। ठीक है, अब ये कह रहा है कपास के खेत देखा है। जब तुमने देखा हो तो यदि किसी कोई राजस्थान से होगा उसने ज़रूर देखा होगा कपास की खेती जो एक रहे, जब कपास फूटेगा सफ़ेद सफ़ेद निकलेगा, तो ये कह रहा है कि इतना सफ़ेद हो जाता है जैसे हिम से ढक लिया हो, जैसे इस तरीके से। ये रहा जो ऐसा लग रहा है सफ़ेद सफ़ेद बर्फ़ पड़ रही हो, हिम से ढक गया हो, इस तरीके का लगे रहे हो। ठीक है, ये कह रहे हैं साधारणतः इन कपास बॉलों से कपास को हस्त चयन द्वारा प्राप्त किया जाता है।
वो फट गई, उसके बाद में हाथों से निकाल लेंगे या आजकल आधुनिक मशीनें कंकतन मशीनों से भी निकाल ले रहे हैं। इसके पश्चात कपास से बीजों को मतलब कि कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है और इस प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। ठीक है, कपास ओटना। कपास ओटना की जो प्रक्रिया है, इसके अंदर जो कपास होगी हाथों से उसको अलग करेंगे। ठीक है, अलग करके फिर बीजों को ककतन द्वारा अलग करेंगे, मतलब पृथक करेंगे। ठीक है, इस पूरी प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। ठीक, पहले तो कपास बॉलों से कपास को हस्तचयन द्वारा अलग करेंगे, प्राप्त करेंगे मतलब। फिर वो जो हमने कपास, ये देखो ये कर रहा, ये इसको कपास ओटना बोलेंगे। कपास के जो फूल होंगे उन्हें तोड़ लिया, उन्हें तोड़ के फिर हस्त विधि से इनको ककतन द्वारा इनको पृथक कर दिया। आग है देखो, जूट या पटसन। पटसन तंतु को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखो पटसन जो है, जो कपास है, कपास है ये रही, कपास तो फल से प्राप्त होती है। कपास के पौधे पर जो फल लगता है वो फल होता है कपास। लेकिन जो पटसन होएगा, पटसन जो होगी वो पटसन तने से प्राप्त होएगा। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। कपास के लिए उष्ण वो चाहिए, जो वातावरण चाहिए कपास के लिए उष्ण और काली मिट्टी, और पटसन के तने से मिलता है, पटसन पौधे के। और भारत में वर्षा ऋतु में इसकी खेती की जाया करे। भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में उगाया जाता है। कहाँ कहाँ? एक तो पश्चिम बंगाल में, एक बिहार में और एक असम में। सामान्यतः पटसन पादप जो फसल को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। फसल कटाई के पश्चात जो पादप होते हैं उनके तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबोकर रखते हैं। ऐसा करने पर तने गल जाते हैं और उन्हें पटसन तंतुओं से हाथों द्वारा पृथक कर लिया जाता है। वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को तागों में परिवर्तित कर लिया जाता है। ठीक है, ये रुई से तागा बनाना दिखाया गया। अभी आगे बताते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं, यानी जूट वाले ने कहा कही है। पटसन पादप होगा, पादप के तने से मिलेगा, वर्षा ऋतु में होगा, वर्षा ऋतु। ठीक है, और क्या कहा था? कहाँ? पश्चिम बंगाल में होता है और बिहार में होता है, और कहाँ होता है? असम के अंदर हो एक रहे। ठीक है, तो पटसन का जो मतलब जूट जो है कहाँ से मिलेगा? पादप पटसन का पौधा होता है, उसके तने से मिलता है। प्रक्रिया क्या है? उसको जब वो फल अवस्था में होगा तभी उसको काट लेंगे, पानी में भिगो कर रखेंगे। उसके बाद उसके तने जो हैं वो गल जाएगा। गलने के बाद उसको हाथ से अलग कर लेते हैं। उसके बाद उसको तागा की फॉर्म में बना लेते हैं, तागा में परिवर्तित कर लेते हैं। ठीक है, रुई से तागा बनाना। सूती तागों की कताई मतलब कि कताई करना, जैसे कि तुमने देखा हो कि ये जैसे चरखा है, चरखे से ही कताई कर रहा होगा। ठीक है, आप स्वयं सूती तागा बनाने का प्रयास कर सकते हैं। क्रियाकलाप कह रहा है, एक हाथ में कुछ रुई पकड़ लीजिए। ठीक है जी, पकड़ ली, जैसे यहाँ ने पकड़ रखी है। दूसरे हाथ के अंगूठे तथा तर्जनी के बीच कुछ रुई की चुटकी भरिए। ठीक है, और इसे धीरे धीरे रुई से बाहर की ओर खींचिए तथा रेशों को लगातार ऐंठते भी रहिए। ठीक है, जो ये रुई है इसमें से कुछ रेशे से निकले रह गए, उन्हें दूसरे हाथ से पकड़ा। ठीक है, पकड़ के उनको ऐंठते गए और हल्का हल्का धीरे धीरे बाहर खींचते गए, इस तरीके से। तो देखो ये रुई से तागा बन जाएगा। चित्र 3.9 में, ये रहा चित्र 3.9 में दिखाया गया है। ठीक है, रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। जो रुई थी, रुई से हमने तागा बनाया, रुई के रेशों से, उस प्रक्रिया को कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज के रेशे को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। ठीक, कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ का प्रयोग किया जाता है। इसे तकली कहते हैं। हाथ से प्रचलित कताई में उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति चरखा है। चरखा आपने देखा हो, गांधी जी का बहुत फेमस कह लो, उनके मतलब कि उनके पास जो जो चीज़ें थी उसमें से एक महत्वपूर्ण वस्तुओं में चरखा भी था। ठीक है, चरखे के उपयोग को राष्ट्रपिता
महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के एक पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्रदान की थी। ठीक है, चरखा महात्मा गांधी जी से रिलेटेड है। तो इन्होंने क्या बताया कि कताई के लिए जो कताई होती है, ठीक है, वो या तो हस्त से कर सकते हैं, ठीक है, या चरखे से कर सकते हैं। ठीक है, रेशे से तागा बनाने की प्रक्रिया, जो रेशा होता है वहाँ से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कह करें। कताई हाथ से भी करेंगे, चरखे से भी करेंगे। ठीक है, हाथ से करेंगे उसमें एक तकली का इस्तेमाल करें, तकली नाम से एक। ठीक, अब देखो चरखे की बात आ गई। उन्होंने मतलब कि गांधी जी ने लोगों को हाथ कते तागों से बुने वस्त्रों मतलब कि खादी को पहनने तथा ब्रिटेन की मिलों में बने जो आयातित कपड़े होते हैं उनका बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया था। उन्होंने कहा कि भी चरखा चलाओ, खुद कपड़े बनाओ अपने और उसका यूज करो, ना कि बाहर से जो आ रहे हैं उनका यूज करो। खादी के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 1956 में एक संगठन का निर्माण किया जिसे खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग कहते हैं। भारत सरकार ने किसको? खादी को बढ़ावा देने के लिए 1956 में एक संगठन का निर्माण किया जिसे खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग कह रहे हैं। ठीक, आगे देखो, कताई के पश्चात तागों का उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। ठीक है, अब आप समझो प्रोसेस क्या था। पहले तो हमने कपास की खेती करी, ठीक है, कपास की खेती के बाद में जो है उसमें से कताई करी, कताई करके तागा बनाया और कताई करने के बाद में तागा बन गया। इस तागे से हमने फिर वस्त्रों का निर्माण कर लिया। ठीक है, कपास की खेती से कपास निकाल ली, उसके बाद में कताई कर ली। ठीक है, तो यही चीज़ कह रहा है, तागे से वस्त्र बनाना। इसमें दो प्रमुख विधियां बुनाई तथा बंधाई हैं। बुनाई क्या हो रहा है भाई? बुनाई तागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई या विविंग कह रहे हैं। तुमने देखा हो मम्मी लोग या दादी लोग वो सुई धागे से वो स्वेटर बुने रहे हैं या जर्सी, ठीक है, या छोटे बच्चे होंगे तो उनके लिए मौजे वगैरह, मतलब ऊनी वस्त्र जो है वो घर पे ही बुन ले रहे हैं। ठीक है, तो उन्हें क्या करेंगे, तागों को, जो तागे होते हैं, जो ऊन जो होती है वो एक तरह से तागा ही तो होती है, उन तागों को व्यवस्थित दो, मतलब कि दो सेट लिए, एक तागा इधर से एक तागा इधर से, और उन्हें सुई की तरह, जो सुई धागा बोले करें, सुई से, या उसको क्या बोले करें, सिलाई बोलते दिखे हैं, तो उससे क्या है कि एक व्यवस्थित ढंग में उन्हें सेट कर दिया और वो वस्त्र बन गया। ठीक है, यही कह रहा है, तागे के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कह रहे हैं। ठीक है, आगे क्या है, क्रियाकलाप 5 कह रहा है, भिन्न रंगों के दो कागज शीट लीजिए, 30 सेंटीमीटर लंबाई 30 सेंटीमीटर चौड़ाई। ठीक है, ऐसे इनने दो कागज ले लिए अलग अलग रंगों के, उन दोनों को इस तरीके से काट दिया, जैसे ये कागज है इसे इस तरीके से काट दिया, ये हो गया हरे रंग का, और एक यू कागज है इसे इस तरीके से काट दिया, ये हो गया लाल रंग का। इसने इन दोनों को ऐसे एक दूसरे में घुसा दिया और इस तरीके से एक शीट का निर्माण हो गया। अब सपोज करो ये जो कागज था, ठीक है, इसको इसने इस तरीके से काटा, यूँ तो ये पतली पतली स्ट्रिप्स हो गई ना। अब इस कागज की जगह हम यहीं धागा ले लें तो ये पतला पतला धागा हो जाएगा, तो इस तरीके से धागे की शीट बन जाएगी, मतलब एक कपड़ा बन जाएगा। देखो ये रहा स्वेटर बुनाई करना जो मैं अभी बता रहा था। ठीक है, तो इसने इस पैराग्राफ में यही कहा है कि रेखाएं खींचिए दूसरी शीट पर, एक दूसरे रेखांकित दोनों शीट को खींची गई रेखा के अनुदिश काटिए और फिर उसके बाद में पट्टियों को एक एक करके दूसरी शीट के कटावों में चित्र के अनुसार दिखाए अनुसार बुनिए। ठीक है, इस ढंग से तागों के दो सेटों को बुनकर वस्त्र बुने जाते हैं। तागे वास्तव में कागज की पट्टियों की तुलना में बहुत पतले हुए करें, तो वही मैं कह रहा हूँ ना, जैसा कि ये तो कागज का था, इस कागज की जगह यदि ये इतना चौड़ा कागज ना हो, कि एक पतला धागा होता तो धागे से ही बन जाते। वस्त्रों की बुनाई जो तागे होते हैं वास्तव में कागज की पट्टियों की तुलना में बहुत पतले हुए करें। वस्त्रों की बुनाई करघों पर की जाती है। करघों पर, करघे या तो हस्त प्रचलित होते हैं अथवा विद्युत प्रचलित होते हैं। ठीक है, ये रे करगा, हथकरघा मतलब कि हस्त प्रचलित करघा, ये कंघे से इसको ऐसे 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 सुलझा रही हैं, ये आंटी जी बैठी हैं।
तो वस्त्रों की बुनाई करघों पर की जाती है, और करघे जो होते हैं वो मशीन से और हाथ प्रचलित दोनों ही तरह के हो जाया करें। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। वस्त्रों की बुनाई से संबंधित क्या है, निम्नलिखित में से वस्त्रों की बुनाई से संबंधित क्या है, तो क्या ऑप्शन आएगा, करघा इसका आंसर हो जाएगा। जब ये एनसीईआरटी शुरू करी तभी मैं ये बोलकर चला था कि छोटे से छोटा क्वेश्चन भी किसी लाइन से बन रहा होगा, हम कोशिश करेंगे कि वो छोटे से छोटा क्वेश्चन भी हमारा यहाँ में कवर हो जाए। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। एक विशेष प्रकार की बुनाई, ये कौन सी विशेष प्रकार की बुनाई है, चलिए देखते हैं। स्वेटर किस प्रकार बुने जाते हैं, इनकी बुनाई नीटिंग में किसी एकल धागे का प्रयोग वस्त्र के टुकड़े को बनाने में किया जाता है। एकल धागे का प्रयोग, देखो स्वेटर की बुनाई का उनको नीटिंग कहते हैं, इसको भी थोड़ा सा याद रख लेना, ना जाने पूछ ही ले। ठीक है, क्या आपने कभी किसी फटे हुए मोजे के किसी धागे को खींचकर देखा है? जब आप ऐसा करते हैं तब क्या होता है, आपने देखा ये मोजा है, ठीक है, ये मोजा है और इसमें से कोई धागा निकाला और तब इसे खींचते गए खींचते गए खींचते गए, तो क्या ये खाली हो जाएगा, ये मोजा खत्म ही हो जाएगा, धागा बन जाएगा पूरा। तो ये कह रहा है धागा लगातार खींचता चला जाता है तथा वस्त्र उधड़ता जाता है, और मोजे और बहुत सी अन्य पहनने वाली वस्तुएं ऐसी बुनाई द्वारा वस्त्रों से बनाई जाती हैं। अब जैसे ये स्वेटर बुननी है, तो ये स्वेटर बुननी है, यहाँ का धागा पकड़ के खींच दो सिलाई निकाल के, तो ये पूरा स्वेटर उधड़ता जाएगा। तो इसी को एक विशेष प्रकार की बुनाई कहेंगे। ठीक है, इस प्रकार की बुनाई हाथों से मशीनों द्वारा भी की जाती है। दोनों प्रकार की बुनाई का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है। इन वस्त्रों का उपयोग पहनने की विविध वस्तुओं को बनाने के लिए होता है। ठीक है, चलिए विशेष प्रकार का हो गया, ये तो हो गया सुई धागे से, इससे मतलब कि स्वेटर की बुनाई वगैरह, जो एक धागा निकला और ये पूरा कपड़ा बना हुआ है, इसमें से एक धागा निकला, धागा खींचता चला गया और ये कपड़ा धीरे धीरे ख़त्म हो गया। ठीक है, वस्त्र सामग्री का इतिहास, ये क्या कह रहा है जी, वस्त्र सामग्री का इतिहास। क्या आपने कभी ये जानने का प्रयास किया है प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए किस सामग्री का उपयोग करते थे? सबको पता हो भाई, झाड़ी और पेड़ की छाल, झाड़ी वाड़ी, पत्ते वत्ते, इन सब से ढकते थे अपने बदन को। कृषि समुदाय में बसना प्रारंभ करने के पश्चात लोगों ने पतली पतली टहनियाँ जो हुए करें या घास, उनकी बुनाई स्टार्ट कर दी। चटाइयाँ तथा डालियाँ बनाना सीख लिया। लताओं, जंतुओं की ऊन अथवा बालों को आपस में ऐंठन देकर लंबी लड़ियाँ बनाना सीख लिया। इनको बुनकर वस्त्र तैयार किए। पूर्व में भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती थी। पूर्व मतलब कि ईस्ट, ये पूर्व मतलब पहला नहीं, पूर्व मतलब ईस्ट। तो ईस्ट साइड में क्या था कि भारतवासी रुई से बने हुए वस्त्र पहने रहे। ठीक है, अब रुई जो है वो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती है। फ्लैक्स भी एक पादप है जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त किया जाता है। अब देखो इसने वही चीज़ बताई, कपास गोलक था, उसको ओट कर रेशे, उसकी कताई से तागा बनाया, तागे से हमने बुनाई करी और बंधाई करी, वस्त्र बना दिया। ठीक है, यही कह रहा है। तो पूर्व में जो भारतवासी थे वो कपास की खेती करे करे गंगा नदी के किनारे। ठीक है, प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। फ्लैक्स भी एक ऐसी चीज़ है जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। ठीक है, प्राचीन मिस्र में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई तथा फ्लैक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती थी। ठीक, भारत में क्या था, पूर्वी हिस्से में गंगा नदी के किनारे कपास की खेती करे करे लोग। और फ्लैक्स क्या है, फ्लैक्स भी एक प्राकृतिक तंतु बनाने का एक पौधा है, क्या लो। ठीक है, प्राकृतिक तंतु है एक तरह से। फ्लैक्स क्या है, मिस्र में नील नदी के किनारे इसकी फ्लैक्स की और रुई की खेती हुई करेगी। ठीक है, उन दिनों लोग सिलाई करना नहीं आता था, तो लोग अपने शरीर के विभिन्न भागों को वस्त्रों से आच्छादित कर लेते थे। शरीर को आच्छादित करने के लिए विभिन्न ढंगों का उपयोग करते थे। ठीक है, सिलाई के सुई के आविष्कार के साथ लोगों ने वस्त्रों की सिलाई करके पहनने के कपड़े तैयार किए। सिलाई का आविष्कार, सुई का आविष्कार हुआ उसके बाद में। ठीक है, उसके पश्चात आश्चर्यजनक बात नहीं है कि आज भी साड़ियों, धोतियों, लुंगियों, पगड़ियों को बिना सिले वस्त्रों के रूप में उपयोग किया जाता है। जिस प्रकार समस्त देश में खाए जाने वाले भोजन में अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है, ठीक उसी प्रकार वस्त्रों एवं पहनने की वस्तुओं में भी अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है।
ठीक है, पाठ ख़त्म। आशा करता हूँ और उम्मीद भी कि आप सभी को समझ आया होगा कि इस चैप्टर में क्या कहने की कोशिश कर रहा है। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट करना हो, कुछ कमी हो, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि और इसमें किस तरीके से मुझे और पढ़ाना चाहिए, ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ आए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।